नमस्कार दोस्तों, मैं हूं हरीश चावला, समाचार एक्सप्रेस, और मेरे साथ है मेरी सहयोगी अंजलि चौहान। तो आज नामांकन का अंतिम दिन था। लोकसभा चुनावों का महापर्व शुरू हो गया है। करनाल लोकसभा क्षेत्र का मैदान सज गया है। कुल 33 उम्मीदवार आज शाम तक अपना नामांकन दाखिल कर चुके हैं, जिसमें कुछ बड़े दिग्गज हैं और ज़्यादातर आज़ाद प्रत्याशियों ने अपना भाग्य आजमाने का फैसला किया है। 26 तारीख को नामांकन वापस लेने की अंतिम तिथि होगी। 26 को ही जिला निर्वाचन आयोग जो है आज़ाद प्रत्याशियों को और पार्टी के प्रत्याशियों को चुनाव चिन्ह आवंटित कर देगा। इसके बाद 12 मई को हरियाणा में चुनाव होंगे और आप सब जानते हैं कि 23 मई को नतीजे आप सबके सामने होंगे। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि करनाल एक सीएम सिटी के रूप में जाना जाता है। करनाल में हमारे विधायक श्री मनोहर लाल जी प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। इस लिहाज से करनाल का रुतबा, यानी कि करनाल जिसको सीएम सिटी कहते हैं, भी आखिर सारे प्रदेश की निगाहें करनाल पर लगी हुई हैं, अटकी हुई हैं कि आखिर सीएम सिटी यानी कि करनाल लोकसभा क्षेत्र में किस पार्टी का उम्मीदवार लोकसभा संसद में पहुंचेगा, चुनाव जीतकर संसद में पहुंचेगा। आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी ने काफ़ी समय पहले ही संजय भाटिया जी को, जो पानीपत के रहने वाले हैं, उन्हें अपना उम्मीदवार घोषित कर दिया था और वह 3-4 दिन पहले अपना नामांकन भी दाखिल कर चुके हैं। और इससे पहले आप और जजपा पार्टी का गठबंधन जो हुआ था, उसमें आप और जजपा ने अपने कृष्ण अग्रवाल को यहाँ लोकसभा चुनाव के लिए भेजा है। इसके अलावा लोकतंत्र और बहुजन समाज पार्टी का भी गठबंधन है, उसमें पंकज चौधरी को उन्होंने अपना उम्मीदवार घोषित किया है। जजपा और इसके अपना बसपा और लोकतंत्र रक्षा पार्टी के जो साझे उम्मीदवार हैं, ये दोनों पहले ही अपना नामांकन दाखिल कर चुके हैं। लेकिन आज हरियाणा विधानसभा में बतौर स्पीकर रहे श्री कुलदीप शर्मा जी, जिनके पिता मेरे ख्याल से 4 बार करनाल का प्रतिनिधित्व लोकसभा का चुनाव जीतकर संसद में कर चुके हैं। आज उन्होंने कांग्रेस पार्टी की तरफ से अपना नामांकन दाखिल किया है। खास बात यह थी कि प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा उनका नामांकन भरते वक्त उनके साथ थे। इस जो देश में माननीय मोदी जी के नेतृत्व में भाजपा की सरकार है, चुनाव से पहले 2014 में देश की सरकार और हरियाणा में श्री खट्टर जी के नेतृत्व में चल रही भाजपा की सरकार अपने 5 साल का हिसाब मांगे कि उन्होंने क्या किया। जो वायदे किए थे देश के सामने मोदी जी ने, युवाओं से, किसानों से, गरीबों से, हरिजनों से, बैकवर्ड से, उन वायदों की पूर्ति नहीं हुई। इस प्रकार हरियाणा में सरकार ने 154 वायदे किए थे, कोई भी वायदा पूरा नहीं हुआ। इस बात का भी हिसाब मांगेंगे कि पिछले 5 साल भारतीय जनता पार्टी के सांसद यहाँ से रहे, वो गायब क्यों रहे। मुख्यमंत्री जी बताएं कि उनके प्रतिनिधि यहाँ से जो सांसद थे वो कहाँ हैं। हिसाब तो उनसे मांगा जाएगा जिन्होंने 5 साल जनता के बेकार की, कुछ नहीं किया, संसद में आवाज़ नहीं उठी, कोई विकास कार्यों में रुचि नहीं, कभी करनाल लोकसभा क्षेत्र में दिखाई नहीं दी। इस बात का हिसाब मांगा। डोमेस्टिक एयरपोर्ट की बात करें थी, करनाल के कई वादे किए थे पर अभी तो पूरे नहीं हो पाए। मैं वही कह रहा हूँ, करनाल ने बड़ी आशाओं के साथ श्री मनोहर लाल खट्टर जी को मुख्यमंत्री के पद पर बैठाया, लेकिन आशाएं धूमिल हो गई। जो विकास कार्य होने चाहिए, जैसे एयरपोर्ट का, यूनिवर्सिटीज़ बननी चाहिए, इंस्टीट्यूशंस आनी चाहिए, बाईपास कंप्लीट होने चाहिए, यहाँ पर कुछ भी नहीं हुआ। सड़कें टूटी पड़ी और मुख्यमंत्री विकास के नाम पर वोट मांगते। कौन सा विकास हुआ, ये बात होती। अभी हालांकि थोड़े दिन फिलहाल ही ITI का जो मुद्दा सामने आया था, जिसमें छात्रों निश्चित रूप से उसके बारे में बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का नारा लगाया, लेकिन मिला क्या। ITI का कांड हुआ, छात्राओं पर लाठियां बरसाई गई,
उनके प्रिंसिपल और अध्यापकों को पीटा गया। पुलिस ने बड़ी बेरहमी से लाठियां चलाई। इस बात का जवाब यहाँ का नौजवान चाहता है कि आप नौजवान की बात तो करते हो, उसे कुछ देते नहीं हो, उसको देते हो तो लाठियां और चोट। इस बात का जवाब है। आपको करनाल की जनता का कैसे सपोर्ट मिल रहा है? करनाल की जनता से मैं पिछले 40 साल से जुड़ा हुआ हूँ। 20 साल मेरे पिता यहाँ से सांसद रहे और उनके समय में बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट जैसे रिफाइनरी, NFL, सारे प्रोजेक्ट्स यहाँ पर आए, रेलवे लाइन्स के, रोड, 4 लेनिंग ऑफ रोड्स। उसके बाद उनके चले जाने के बाद यहाँ से भारतीय जनता पार्टी के मंत्री भी रहे, सांसद भी रहे, उन्होंने कुछ नहीं किया करनाल के विकास के लिए। एक चीज़ बताएं जो इन्होंने की। इसके अलावा इनेलो से धर्मवीर पाडा भी आज अपना नामांकन दाखिल करने पहुंचे हैं। इससे पहले उन्होंने सेक्टर 12 के अंदर एक छोटी सी जनसभा की जिसमें इनेलो के कार्यकर्ता मौजूद थे। इसके बाद पार्टी के कार्यकर्ता लघु सचिवालय में जिला निर्वाचन अधिकारी के पास अपना नामांकन दाखिल करने पहुंचे थे। आज इंडियन नेशनल लोकदल के करनाल लोकसभा के प्रत्याशी श्री धर्मवीर पाडा जी हमारे बीच में हैं। हम उनसे कुछ सवाल जवाब करेंगे। धर्मवीर पाडा जी, आज आपका नामांकन है। मेरा सवाल ये आपसे, इनेलो जैसे 2 फाड़ हुई है, उससे आपको नुकसान कितना हो सकता है? देखिए, तात्कालिक रूप से कुछ झटका ज़रूर आता है, लेकिन वो हमने कवर कर लिया, उसका अब कोई असर नहीं है, क्योंकि इंडियन नेशनल लोकदल तो एक राजनीति की नर्सरी है और उस नर्सरी से अनेक नेता बड़े हैं, अनेक गए हैं, अनेक छोड़ के गए हैं, अनेक नए आए हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। भाजपा बता रही है कि हमारी लहर है, क्या भाजपा की लहर को समझते हैं करनाल में? संजय भाटिया, भाजपा की तो उल्टी लहर है। भाजपा से हर वर्ग, नॉट ए सिंगल वर्ग खुश नहीं है, सब के सब विरोध में है। केवल वो सोशल मीडिया और मीडिया की वजह से वो आर्टिफिशियल हवा बनाने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन हवा नहीं है, उल्टी हवा है। पाडा जी, आप किन मुद्दों को लेकर जनता के बीच में जाओगे? स्थानीय व्यक्ति का जब प्रतिनिधित्व होगा, निश्चित रूप से विकास होगा, ये सबसे बड़ा मुद्दा। स्थानीय तो पाडा जी, अब संजय भाटिया जी भी हैं, कुलदीप शर्मा जी भी हैं, कितना का नहीं, वो जमीन से जुड़े हुए कोई नहीं है, कोई नहीं, वो सब ऐसे ही है। धन्यवाद। कुलदीप शर्मा ने भी अपना नामांकन दाखिल करने से पहले रामलीला ग्राउंड के अंदर एक जनसभा को संबोधित किया था। हालांकि वहां पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा को वहां पहुंचना था, लेकिन क्योंकि आज पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने अपना खुद नामांकन सोनीपत क्षेत्र से भरा था, इसलिए उन्हें आने में थोड़ी देर होगी। वो सीधे नामांकन दाखिल करवाने के लिए सीधे लघु सचिवालय पहुंचे। वहाँ उन्होंने पत्रकारों से बातचीत भी की, जिसमें उन्होंने साफ साफ कहा कि कांग्रेस अब हरियाणा में एक मजबूत पार्टी है, सारा कुनबा एक है, इसमें मतलब कोई ये बात नहीं है कि सब अलग अलग अपनी डफली बजा रहे हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि कांग्रेस में कितनी फूट उजागर पहले होती रही है, लेकिन अब की बार मेरे को लगता है कि कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी ने साफ साफ संकेत इन नेताओं को दे दिए हैं कि यदि आपको आगे आना है, आगे बढ़ना है और जीत कर पार्टी को आगे बढ़ाना है तो आपको एकजुट होना पड़ेगा। लिहाजा लगता है पार्टी एकजुट हो गई है, जिसका फ़ायदा 100% कांग्रेस को मिलेगा। उन्होंने साथ ही साथ ये भी कहा कि कांग्रेस जो है 10 की 10 सीटें जीतेगी, क्योंकि कांग्रेस अब मजबूत है, क्योंकि कांग्रेस का वर्कर बहुत मजबूत दिशा की तरफ जा रहा है और पार्टी के लिए बड़ी मेहनत कर रहा है। इसके नतीजे क्या होंगे, कांग्रेस कितनी सीटें अर्जित करेगी, भाजपा के हाथ क्या लगेगा, यह सब बात है। मैं मेरे सहयोगी अंजलि चौहान जी, ये आप बताएं, जैसे इनेलो के धर्मवीर पाडा जी हैं, ये पहले भी क्या लड़ चुके हैं कोई चुनाव क्या? जैसे ये धर्मवीर पाडा जो है वो प्रत्याशी हैं लोकसभा से, पहली बार चुनाव लड़ रहे हैं। इन्होंने जो पहले चुनाव लड़ा था वो जिला परिषद का चुनाव लड़ा था, मेरे ख्याल 2001 में लड़ा था शायद, मेरे ख्याल 138 वोटों से हार गए थे मेरे ख्याल शायद। जी बिल्कुल। और आज भी ऐसे ही था कि आज जब इनकी जो सेक्टर 12 के अंदर जो इनेलो ने आज जो छोटी सी जनसभा की थी, उसमें ज़्यादा तो संख्या नहीं थी, इनेलो के वर्कर थे। जग जाहिर है कि जजपा और इनेलो में जिस तरह की फूट उजागर हुई है, जिस तरह से 2 कुनबे अलग अलग हो गए हैं, जजपा अलग लड़ रही है, जजपा आप पार्टी के साथ लड़ रही है और इनेलो को मजबूरन अपने प्रत्याशी अलग से घोषित करने पड़े हैं। इसका नुकसान जींद के उपचुनावों में भी इनको झेलना पड़ा, इसका नुकसान नगर निगम के मेयर के चुनावों में भी झेलना पड़ा। हालांकि बातचीत की कोशिशें भी की गई, पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल ने भी समझौते के लिए बड़े अच्छे प्रयास किए, लेकिन नतीजा जो है
सिफर रहा। पारिवारिक लड़ाई इतनी बढ़ गई कि आरोप प्रत्यारोप एक दूसरे पर इतने बढ़ गए कि समझौते की गुंजाइश बिल्कुल ख़त्म हो गई। आखिरकार इस लोकसभा चुनाव में उम्मीद नहीं थी कि इतनी जल्दी 6 महीने के अंदर अंदर इनेलो का इतना बड़ा मतलब विघटन हो जाएगा। इनेलो और जजपा, इनेलो की मतलब एक जजपा के रूप में भी दिखेगी। हालांकि जजपा की कमान आप जानते हैं कि दुष्यंत और दिग्विजय ने संभाली है, लेकिन अजय चौटाला जी पैरोल पर हैं और मेरे ख्याल शायद चुनाव प्रचार भी कर रहे होंगे। पार्टी को कितना फ़ायदा मिलेगा पार्टी के प्रत्याशियों को, इसका पता तो बाद में मिलेगा। लेकिन करनाल लोकसभा क्षेत्र का रण जो है पूरी तरह सज के तैयार हो गया है। अब कांग्रेस के श्री कुलदीप शर्मा जी जिस तरह से चुनाव मैदान में उतरे हैं, आज जिस तरह से ढोल धमाकों के साथ उनके समर्थकों की काफ़ी भीड़ थी, हालांकि लेकिन उनमें कार्यकर्ताओं में हालांकि उत्साह तो था, लेकिन समय बड़ा कम बचा है। समय इतना कम बचा है कि कांग्रेस और इनेलो ने अपने प्रत्याशियों की घोषणा में इतनी देरी कर दी कि आज कांग्रेस और इनेलो के 2 प्रत्याशियों ने अपना नामांकन भरा है। हालांकि आज 22 कुल उम्मीदवारों ने अपना नामांकन दाखिल किया। कल तक इनकी संख्या 11 थी। 22 में कांग्रेस और इनेलो प्रमुख है, बाकी मेरे ख्याल शायद आज़ाद प्रत्याशी बताए जा रहे हैं। वो अभी हमारे पास आंकड़े नहीं आए हैं, जब आंकड़े आएंगे वो भी हम विस्तार पूर्वक आपके सामने रखेंगे। लेकिन कांग्रेस और इनेलो दोनों के पास प्रचार का बहुत कम वक्त बचा है, क्योंकि 26 को इनको चुनाव चिन्ह मिलेंगे। हालांकि कांग्रेस और इनेलो का चुनाव चिन्ह तो पहले से ही तय है, हालांकि इनका प्रचार शुरू होगा। लेकिन 12 मई को हरियाणा में चुनाव होने में, ऐसे में समय बहुत कम बचा है और 2 दिन पहले ही चुनाव प्रचार थम जाएगा। ऐसे में अब देखना होगा कि भाजपा के दिग्गज नेता, कांग्रेस के कितने दिग्गज नेता या मायावती बसपा सुप्रीमो या आपके केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री कितनी जनसभाएं करते हैं और लोगों को अपने पक्ष में कितना कर पाते हैं, यह मेरे ख्याल अंजलि जी शायद देखना अहम बात होगी, क्योंकि समय काफ़ी कम बचा है। आप भी कुछ राजनीति में जानते हैं। चुनाव में आपकी कितनी दिलचस्पी है? चुनाव में तो सभी की दिलचस्पी बनी हुई है, मेरी नहीं। वो वक्त ही बताएगा नतीजे क्या होंगे। जो नतीजे आपने भी अपना वोट बनवाया है कि नहीं बनवाया? जी बिल्कुल, पहली बार वोट करने जा रही हूँ मैं। अच्छा, पहली बार वोट करेंगी? खुशी है वोट करने की भी। तो प्रशासन और चुनाव आयोग पहले से ही अपील कर रहा है युवाओं से बार बार कि जिन्होंने अपना वोट बनवाया है वो मतदान जरूर करना है। अंजलि जी, आप भी जरूर करना और आपको बहुत अच्छा लगेगा। पहली बार चुनाव कैसा महसूस रहेगा आपको, कैसा लगेगा? बहुत अच्छा लगेगा। पहली बार चुनाव में मैं मतदान करने जाऊंगी तो बहुत अच्छी बात है ये, और हर युवा को ये चुनाव में मतदान करना चाहिए क्योंकि उनका हक है। सबसे ज़रूरी जो बात थी कि भाजपा ने इतनी जल्दी संजय भाटे जी को चुनाव मैदान में उतार दिया और वो पहले ही दिन से अपने वर्करों की अच्छी खासी फौज लेके गांवों में घुस गए। मेरे ख्याल अब तक तो उन्होंने 300-400 गांव मेरे ख्याल शायद कवर भी कर लिए होंगे। उन्हें इस बात का फ़ायदा मिलेगा। लेकिन सवाल ये कि हमेशा करनाल के अंदर जब लोकसभा चुनावों की बात आती है, विधानसभा चुनावों की बात होती है, तो कई बार देखने में आया कि विकास के मुद्दे गौण हो जाते हैं और जो जातिगत मुद्दे हावी हो जाते हैं। जातियों को लुभाने के लिए तरह तरह के बयानबाजी होती है। जैसे कुलदीप शर्मा जी ब्राह्मण समुदाय से हैं, तो कांग्रेस ने ब्राह्मण समुदाय पे विश्वास रखा है। ब्राह्मण समुदाय के करीब मेरे ख्याल करीब 2 लाख के आसपास वोटर होंगे। कांग्रेस ने बड़े सोच समझ के कुछ अच्छी प्लानिंग करके ही कुलदीप शर्मा जी को उतारा होगा। लेकिन कुलदीप शर्मा जी के बारे में आपको एक बात जरूर बता दूं, 2004 में एक बार ये कांग्रेस से बागी हो गए थे और इन्होंने लोकसभा के लिए टिकट मांगी थी, लेकिन कांग्रेस इनको टिकट नहीं दी थी। चूँकि उस समय भूपेंद्र सिंह हुड्डा जो है खुद सांसद थे और मुख्यमंत्री नहीं थे, लिहाजा इनको टिकट नहीं मिली थी। तो इन्होंने करनाल लोकसभा से आज़ाद प्रत्याशी के उम्मीदवार में चुनाव भी लड़ा था, लेकिन ये बुरी तरह हार भी गए थे। उसके बाद ये फिर कांग्रेस में शामिल हुए और इन्होंने पहली बार गन्नौर से जब चुनाव लड़ा तो ये विधानसभा के स्पीकर बनाए गए। उसके बाद अब फिर से ये गन्नौर के एमएलए हैं, इस समय भी हैं, लेकिन अब करनाल लोकसभा क्षेत्र का चुनाव लड़ रहे हैं। लेकिन अब देखना ये होगा कि कांग्रेस, सबसे अहम बात यह है कि इस समय भाजपा के प्रत्याशी संजय भाटिया एक मजबूत मतलब कैंडिडेट बताए जा रहे हैं, क्योंकि भाजपा ने पंजाबी समुदाय के उम्मीदवार को चुनाव मैदान में उतारा है। लेकिन कांग्रेस के अपना जो पहले ही लोकसभा के चुनाव
हार चुके थे। हालांकि इनके पिताजी 4 बार रहे MP। अब उसका कितना फ़ायदा इनको मिलेगा, लेकिन प्रचार का समय बहुत कम है। अंजलि जी, आपने देखा कि 23 मई को तो वोटिंग है और 12 को तो हरियाणा में वोटिंग है और आज 23 तारीख हो गई है। बड़ी मुश्किल से कुछ ही दिन बचे हैं इसमें। तकरीबन 13-14 दिन लगा लीजिए आप, 13-14 दिन प्रचार। पानीपत के 4 और करनाल के 5 विधानसभा क्षेत्र है। इसमें करीब कितने, मेरे ख्याल 900 से अधिक गांव पड़ते होंगे। रोज़ाना भी कितने गांव कवर किए जा सकते हैं ये खुद कुलदीप शर्मा जी को पता होगा। लेकिन अब तेज़ी से इनको चुनाव प्रचार करना पड़ेगा। लेकिन जिस हिसाब से कांग्रेस ने अपने प्रत्याशी की घोषणा की है, मुझे लगता है कि मेरे ख्याल अभी फ़िलहाल जो है कांग्रेस प्रत्याशी और इनेलो के प्रत्याशी बड़ी कमज़ोर स्थिति में है आज की स्थिति में। अब आने वाले वक्त में इनका प्रचार किस तरह से आगे जाएगा, कौन कौन लोग इनके साथ आएंगे, कैसे इनके कार्यक्रम बनेंगे, कौन कौन समर्थन देगा, उस पे इनका भविष्य टिका हुआ है। अंजलि जी, कुछ आप सवाल करेंगे, कुछ पूछना चाहेंगे? जी बिल्कुल चावला जी, जैसे आज आपने देखा आज कांग्रेस और इनेलो ने अपना नामांकन भरा है, दोनों प्रत्याशियों के पास बहुत कम समय रह गया, उसको लेकर आपको क्या लगता है? वही बात तो मैं अंजलि जी दोहरा रहा था कि बार बार यही कह रहा था कि इस समय इनके पास बहुत कम बचा है। जो जजपा और जो आपका जो साझा प्रत्याशी था, या लोकतंत्र रक्षा पार्टी और जो बसपा का जो गठबंधन का प्रत्याशी था, या भाजपा के जो अपने संजय भाटी ने, ये काफ़ी दिन पहले ही अपना नामांकन दाखिल करके अपने चुनाव प्रचार में जुट गए हैं। इसलिए इन दोनों पार्टियों के, यानी कि इनेलो और कांग्रेस के पार्टियों को इसमें थोड़ी दिक्कत जरूर आएगी, क्योंकि समय बहुत कम है। तो आपको क्या लगता है संजय भाटिया कांग्रेस और इनेलो में भारी पड़ सकते हैं? नहीं, ऐसा तो नहीं है। अब देखते हैं कि हरियाणा में चुनाव प्रचार करने के लिए कौन आता है, कि स्वयं कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी जी आते हैं, या प्रियंका गांधी अगर आती हैं तो माहौल में बड़ा बदलाव आ सकता है। क्योंकि प्रियंका गांधी आपको पता है यूपी में पहले ही चुनाव कर चुकी हैं, और यूपी में उनके चुनाव प्रचार के बाद वहाँ की थोड़ी तस्वीर बदली है, कांग्रेस में थोड़ी जान पड़ी है, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में थोड़ी एकता दिखी है, उन्होंने वहाँ अच्छा जोरदार प्रचार किया है, उससे कांग्रेस को यकीनन की फ़ायदा मिलता नज़र आ रहा है। बाकी के चुनाव प्रचार नजर नहीं। लेकिन अब हरियाणा में क्या देखना है कि राहुल गांधी जी कितनी बार कांग्रेस हरियाणा में आएंगे, क्या राहुल गांधी जी आएंगे, क्या प्रियंका गांधी जी आएंगी, क्या सोनिया गांधी जी खुद आती हैं, अब ये देखना बाकी है। अभी यह भी तय नहीं है कि भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह जी यहाँ पर आते हैं चुनाव प्रचार के लिए, या स्वयं हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी यहाँ चुनाव प्रचार में रहते हैं। हालांकि 3 दिन पहले मुख्यमंत्री जी बताए गए थे कि अभी प्लानिंग चल रही है कि 1 मई के बाद भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह जी और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का हरियाणा में दौरा हो सकता है। अब किनकी जनसभाओं में कितनी भीड़ उमड़ेगी या उसका कितना फ़ायदा मिलेगा, ये देखना बाकी है। हरियाणा की राजनीति में हमेशा एक अलग से परिवेश देखने को मिला है। हरियाणा में विकास के नाम पर वोट हर बार मांगे जाते हैं, लेकिन जो बात घूम फिर के अंजलि जी आती है ना, तो वो विकास के मुद्दे उस समय गौण हो जाते हैं। विकास के मुद्दे उस समय गौण हो जाते हैं तो फिर जातिगत समीकरण पैदा हो जाते हैं। फिर जातियों के हिसाब से पार्टियां आंकड़े लगाती हैं, उससे हिसाब से अपनी प्लानिंग बनती है, उस हिसाब से फिर वोटरों को लुभाया जाता है। कांग्रेस ने भी अपना मैनिफेस्टो जारी कर दिया है। जैसे कि आपने देखा कि राहुल गांधी ने घोषणा की थी कि 72,000 रुपये हर गरीब के घर, यानी कि 6,000 रुपये महीना वो पहुँचाएँगे। हालांकि भाजपा ने इसको बिल्कुल झूठ का पुलिंदा बताया है। बड़े आरोप प्रत्यारोप भाजपा और कांग्रेस के प्रत्याशी लगा रहे हैं। चौकीदार के हम यहाँ कहना नहीं चाहते कि कुछ चोर कहा जा रहा है, कुछ कहा जा रहा है। तो हालांकि आज राहुल गांधी ने खुद स्वीकार किया कि मेरे से उत्तेजना में ये जो गलती से चोर बोला गया, बाकी सुप्रीम कोर्ट ने कोई ऐसी टिप्पणी नहीं की थी। इस तरह की टिप्पणियाँ भी बाहर आ जाती हैं, नेताओं को बाद में इन्हें शर्मिंदा होना पड़ता है। तो ऐसे बहुत से चुनावी मुद्दे अभी अंजलि जी आएंगे, क्योंकि अभी समय बहुत पड़ा है। आज शुरुआत हुई है, अभी 22-26 को ये भी देखना होगा कि कौन कौन से प्रत्याशी जो है चुनाव मैदान में रह जाते हैं। जैसे आज टोटल जो है 33 प्रत्याशियों ने, जहाँ तक मुझे खबर है 33 प्रत्याशियों ने आज नामांकन दाखिल कर दिया है। अब नामांकन वापस लेने की तिथि भी बीच में है, 1-2 दिन में वापस नाम जो लेना होगा वो ले सकता है। उसके बाद 26 को जो
जो नहीं लेगा नाम, उन्हें जो चुनाव चिन्ह आवंटित हो जाएंगे, उसके बाद चुनावी तस्वीर साफ होगी कि समीकरण किस तरह से हिसाब से बैठेंगे। जैसे चावला जी, लोकतंत्र रक्षा पार्टी और बहुजन समाज पार्टी का गठबंधन है और जी। गठबंधन की टिकट मिली है पंकज चौधरी को, तो यदि बसपा सुप्रीमो मायावती दौरे पर आती हैं तो इससे क्या कुछ गठबंधन के प्रत्याशियों को लाभ मिलेगा? हाँ अंजलि जी, बहुत अच्छा सवाल किया आपने। देखो, आपको पता है कि मायावती का उत्तर प्रदेश में और खास तौर पर दलितों पर खासा प्रभाव रहा है और दलितों के बल पे कई पिछली बार तो उन्होंने एक 36 बिरादरी का फार्मूला अपनाया था, जिसके बल पे बसपा सत्ता में भी आई थी। बसपा सुप्रीमो अगर मायावती 3-4 या 4 से 5 अगर हरियाणा के अंदर कोई रैलियां कर लेती हैं तो यकीनन अंजलि जी, मेरे हिसाब से ऐसा मुझे लग रहा है कि दलित का जो वोट बैंक है वो बसपा खींचने में कामयाब होगी। इससे इसका सबसे बड़ा नुकसान जो है ना बीजेपी को होगा, भाजपा को ज़्यादा होगा और भाजपा को ज़्यादा इसका नुकसान होगा, क्योंकि भाजपा ने पिछली बार दलितों के अच्छे वोट बैंक हासिल किए थे। जैसा कि आप और जजपा का गठबंधन है और लेकिन इनेलो जो है वो 2 फाड़ हो चुकी है, तो उसको लेके आप क्या कहेंगे? अंजलि जी, इनेलो 2 फाड़ हो चुकी है। यकीनन दोनों ही कुनबों को नुकसान होगा, जजपा को भी नुकसान होगा, लेकिन जजपा को नुकसान इसलिए कि हरियाणा में आप पार्टी कहाँ खड़ी है, ये इन लोकसभा चुनावों में पता लगेगा कि आप पर लोग कितना विश्वास करते हैं। हालांकि आपके हर जिले में कार्यकर्ता हैं, उनकी कार्यकारिणी भी बनी हुई है, उनके जिलाध्यक्ष हैं, लेकिन अभी तक पार्टी ने विधानसभा का चुनाव नहीं लड़ा है, ना ही उन्होंने कोई यहाँ पे कोई लोकसभा कोई उनका सांसद बनाया, ना कोई एमएलए है अभी तक। लेकिन इन लोकसभा चुनावों में ये पता लगेगा कि जजपा के साथ आपको जजपा के साथ आने में कितना लाभ मिला है। क्या दोनों पार्टियां मिलकर 1 या 2 या 3-4 सीटें जो भी है जितने में हासिल रहती है या नहीं, ये तो 23 मई को पता चलेगा। जैसा कि चावला जी, आपका पत्रकारिता में बहुत लंबा सफ़र रहा है जी, और आपका आंकलन क्या कहता है जो 23 मई को नतीजे आएंगे, उसको लेकर आपके क्या कुछ व्यूज़ हो सकते हैं? मेरे ख्याल से जैसे कांग्रेस ने अम्बाला में कुमारी शैलजा को उतारा है, फरीदाबाद में अवतार सिंह बढ़ाना को चुनाव मैदान में उतार दिया है, करनाल में कुलदीप शर्मा जी को उतार दिया और खुद जो है प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा सोनीपत से चुनाव मैदान में, और उनके बेटे जो 3 बार पहले ही सांसद रह चुके हैं वो खुद रोहतक से चुनाव मैदान में है। ऐसे में मुझे लगता है कि कांग्रेस इस बार कहीं ना कहीं कोई अच्छा गुल खिलाएगी, मुझे लगता है। शैलजा जी मुझे लग रहा है ऐसे मजबूत हैं वहाँ पे, और भूपेंद्र सिंह हुड्डा तो खैर नामांकन उन्होंने आज ही दाखिल किया है। दीपेंद्र जी की भी स्थिति मेरे को लगता है रोहतक में थोड़ी अच्छी बताई जा रही है। और अवतार सिंह बढ़ाना जी आपको पता ही है, चुनाव लड़ते हैं तो अगर लड़ते हैं तो बड़ी तबीयत से लड़ते हैं, और वो हारने के लिए नहीं लड़ते कभी, वो जीतने के लिए लड़ते हैं। लेकिन इसका परिणाम क्या होंगे ये तो 23 को ही पता लगेगा कि हरियाणा की जनता किस को सांसद बनाकर और किस प्रत्याशी को अपनाती है, किसको सांसद बनाकर संसद में भेजती है। इसका पता तो अंजलि जी 23 तारीख को पता लगा, 23 मई को जिसके डब्बे खुलेंगे जिसकी लॉटरी निकलेगी। जी बिल्कुल, 23 मई का सबको बेसब्री से इंतजार है, सब नजरें टिकाए बैठे हैं कि कौन अगला हमारा प्रत्याशी होगा जो कि चुनाव में आगे जाएगा। जैसा कि चावला जी, हरियाणा में कई स्थानों पर कांग्रेस ने बहुत मजबूत प्रत्याशी अपने उतारे हैं, क्या भाजपा ऐसे में 10 की 10 सीटें ले जाएगी? नहीं, मुझे नहीं लगता कि भाजपा 10 की 10 सीटें ले जाएगी। बाकी चुनाव में जो भी खड़ा होता है वो जीतने के लिए होता है, हारने के लिए तो कभी नहीं खड़ा होता। सभी पार्टियां और सभी पार्टियों के प्रत्याशी खूब जोर लगाते हैं, अपनी तरफ से मेहनत करते हैं, गांव-गांव में प्रचार करते हैं, जीतने के लिए करते हैं। लेकिन कांग्रेस भी जानती है कि इस बार जो है उनकी स्थिति कमज़ोर रहने वाली नहीं है, क्योंकि कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी जी ने पहले से ही सभी नेताओं को अच्छा खासा पाठ पढ़ा दिया है, एकजुट का ऐसा मंत्र दिया है। इसलिए अब सभी नेता एक मंच पर हैं और नेताओं को भी ये लगता है कि अगर वह बिखर कर काम करेंगे तो कांग्रेस पीछे रहेगी। अगर वो एकजुटता से आगे चलेंगे, चुनाव प्रचार में एक दूसरे का सहयोग करेंगे और प्रत्याशियों की मदद करेंगे तो निश्चित रूप से कांग्रेस को जरूर लाभ होगा, और मुझे लगता है कि कांग्रेस को इसका लाभ मिलने वाला है। तो आज हम अपनी चर्चा यहीं ख़त्म करते हैं। तो दोस्तों, राजनीतिक चुनाव हैं, राजनीतिक मौसम चल रहा है, ऐसे में राजनीतिक चर्चा होनी बहुत ज़रूरी है। हम कल आपसे फिर मुलाकात करेंगे अपनी सहयोगी अंजलि जी के साथ, और आपको बताएंगे कि आज प्रत्याशियों की क्या स्थिति है, वो किस तरह का प्रचार कर रहे हैं और प्रचार में किस तरह के तरीके अपनाए जा रहे हैं। तब तक के लिए
आपको गुड इवनिंग और आप स्वस्थ रहें, खुश रहें। धन्यवाद, नमस्कार।